प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने और कर्मयोगी योजना को दी गई मंजूरी। लोकसभा का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में किए गए हैं कई खास इंतजाम। इस बार संसद सत्र में नहीं होगा कोई साप्ताहिक अवकाश और न ही प्रश्नकाल। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टेस्टिंग पर दिया जोर। कहा प्रतिदिन 1,50,000 टेस्टिंग किए जाएं। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। सरकार पहले ही टिकटॉक समेत कई सैकड़ों ऐप कर चुकी है प्रतिबंधित। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके लिए मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत की जाएगी। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेहद अहम अभियान है। कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। कैबिनेट की बैठक में संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दी गई है, जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा। इन फैसलों के अलावा सरकार ने 3 MOU पर भी अपनी सहमति का मुहर लगा दी है, जिसमें जापान के साथ वस्त्र मंत्रालय का, खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ और नवीनी ऊर्जा का डेनमार्क के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं। 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा, जबकि राज्यसभा के लिए 3 बजे से 7 बजे तक का समय रखा गया है। वहीं बाकी दिन राज्यसभा 9 बजे से 1 बजे तक और लोकसभा 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। इस बार संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, साथ ही निजी विधेयकों के लिए दिन निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही संसद सत्र के दौरान कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा। संसद का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हर दिन चलेगा। कोविड-19 के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सभी सांसदों से आग्रह किया जाएगा कि वो अपना कोविड-19 टेस्ट कराएं और इसके अलावा संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। 40 स्थानों पर टच लैस सैनिटाइजर लगाए जाएंगे। इमरजेंसी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस बार संसद सत्र के दौरान तमाम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वहीं मीडिया कर्मियों का भी संसद सत्र के पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में प्रत्येक दशा में कोविड-19 के 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने जनपद कानपुर, नगर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों में डायलिसिस मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए प्रत्येक जनपद में डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के कम से कम 48 घंटे के बैकअप की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। जो टेस्टिंग की क्षमता है प्रदेश की लगभग 1.5 लाख के आसपास है। इस क्षमता को तदनुसार ही बनाए रखने और 1.5 लाख तक पूरा सुनिश्चित करने का निर्देश आज उन्होंने दिया है। 1,36,000 शायद आज
टेस्ट हुए हैं, तो इस कड़ी में ये निर्देश था कि पूरा टेस्ट 1.5 लाख तक हो और इसको सुनिश्चित किया जाए। कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में वेंटिलेटर्स और HFNC जो हाई फ्लो नेजल कैनुला है उसको क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। जो भी इक्विपमेंट आए समय से वो क्रियाशील हो जाए और शासन को आज ही शाम तक रिपोर्ट भी देने के लिए जो है निर्देश मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया है। कोविड अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन की व्यवस्था की जाए, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन से कम 48 घंटे के बैकअप का भी निर्देश दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 48 घंटे के ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। होम आइसोलेशन के स्तर पर जनपदीय स्तर पर हेल्पलाइन के माध्यम से निरंतर स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के जो भी व्यक्ति हैं उनसे संपर्क रहें। होम आइसोलेशन के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपील है कि जितने भी लोग होम आइसोलेशन में है, जरा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जरा भी उनको बुखार है, हल्की सी भी तबीयत में हरारत है, गले में खराश है या नाक में जो है उनको कोई दिक्कत है, तो वो जरूर अस्पताल में एडमिट होने के लिए तुरंत जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जरूर बताएं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,716 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 56,459 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से उपचार के बाद 1,81,364 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों में से अब तक 3,616 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में 1,36,240 सैंपल की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 59,13,584 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 24 घंटों में संक्रमण के 5,716 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 56,459 है। जो व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज हो गए हैं उनकी संख्या अब 1,81,364 हो चुकी है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,616 लोगों की मृत्यु हुई है। जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे हम मृत्यु में उसकी हम गिनती करते हैं। ये आवश्यक नहीं होता कि हर एक मृत्यु का कारण कोरोना हो। मृत्यु का कारण कोई और भी हो सकता है। कुछ लोग हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, कुछ लोग गुर्दे की बीमारी से पीड़ित होते हैं, कुछ को हार्ट अटैक होता है, किसी को हैमरेज होता है। लेकिन ये प्रोटोकॉल है कि अगर वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था, अगर संक्रमण था, तो उसकी गणना कोरोना पॉजिटिव मृतक के रूप में की जाती है। तो मार्च से, जब से ये संक्रमण प्रारंभ हुआ है, मार्च से लेकर के 2 मार्च में पहला संक्रमण आया था, उससे लेकर के 2 सितंबर 6 माह के अवधि में प्रदेश में कुल 3,616 संक्रमित कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,36,240 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 59,13,584 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। इस बार लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन पर बैन लगाया है। इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अलावा लिविड, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। गौरतलब है कि सरकार पहले ही टिकटॉक समेत सैकड़ों ऐप प्रतिबंधित कर चुकी है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था।
ऐसे में आज की ये 118 ऐप पर भी कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे के प्रथम दिन दोस्तपुर, अखंड नगर, करौदी कला व कादीपुर में जनता दर्शन कर जन समस्याएं सुनी। श्रीमती गांधी ने इस अवसर पर 59 सामुदायिक शौचालय व 53 ग्राम पंचायत भवनों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने मुद्रा योजना के 80 लाभार्थियों को ऋण वितरण का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि जिनका रोजगार बड़े शहरों में चल रहा था उन्हें नहीं रोका जा सकता, फिर भी जो रुकना चाहते हैं उनके रोजगार के लिए मुद्रा योजना व अन्य केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से उनके द्वारा रोजगार देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मुद्रा योजना के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के सवाल पर सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मुद्रा योजना के लिए 1 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया था। कोरोना के चलते इनकी गति धीमी हुई थी। दिसंबर तक इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। कोशिश मेरी ये है कि मुद्रा योजना हो या कोई और योजना हो, किसी योजना को पकड़कर मैं चाहती हूँ कि सबके लिए हम लोग कल्याण करें। बेचारे वहाँ से भी मार खा गए, यहाँ से ना मार खाए, ये उनका अपना घर है। मुद्रा योजना का जो टारगेट आपने दिया था तो 1 लाख उसको पूरा किया जो है इन लोगों ने? नहीं, वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक पूरा, मैंने 1 लाख का टारगेट दिया था। अभी तक हम लोग 15-20 हज़ार तक पहुँचे हैं। ये हो जाता, लेकिन बीच में कोविड आ गया तो वो फिर से अब तेजी से शुरू कर रहे हैं और मैं खुद जहाँ भी जाती हूँ मुद्रा को मैं बांट रही हूँ। आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील युवा वर्ग को भा रही है। बैंकों से आसानी से मिल रहे कर्ज से युवा अपने उद्यम की सरलता से शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ी क्षति पहुंचाई। बहुउद्देशीय कंपनियों में काम कर रहे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। यह प्रभाव अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले सभी उपक्रमों में था। भारत सरकार के सामने चुनौती थी लोगों को आपदा से बचाने की और साथ ही रोजगार से मुक्त हो गए लोगों को फिर से रोजगार देने की। ग्रामीण रोजगार के साथ साथ शहरी रोजगार पर भी सरकार का ध्यान था। इसलिए बैंकों से युवाओं के रोजगार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यवस्था की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आपदा में अवसर तलाश करने का आह्वान किया और ऐसा ही अवसर ढूंढा विशाल मुखी ने। सर, पहले एक्चुअली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। कोविड के चलते मेरी नौकरी चली गई। फिर माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने बैंक से बात करी, बैंक ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने हिम्मत करके ये एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया है जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और पहले मैं खुद नौकरी करता था, अब मैंने खुद 3-4 लोगों को नौकरी दी है। विशाल के इस प्रयास को युवा वर्ग ने भी पसंद किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से नजदीक इनके रेस्टोरेंट में युवाओं की अच्छी खासी उपस्थिति रहती है। आत्मनिर्भर भारत की ओर जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा और हमें सीख लेनी चाहिए हमारे पड़ोसियों से, जिन्होंने हमसे बाद में भी उन्हें आज़ादी मिली और वो इतना आगे पहुंच गए। तो उनकी बात कहीं ना कहीं सही है। और जैसे रेस्टोरेंट्स खुलना है या छोटे छोटे व्यापार हैं उनको खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों के पास एकदम प्रॉपर वाले जॉब्स नहीं हैं। एक्चुअली ये लॉकडाउन पीरियड में सबका बहुत ही लॉस हो गया है और कई लोगों को 2-3 महीने सैलरी भी नहीं मिली है। इस चक्कर में जॉब्स छोड़नी पड़ी हैं। ये हमारी अपनी भी कहानी आप कह सकते हैं कि हमारे हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ी है और उसके बाद उन्होंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च करा है इन्फो कैप्सूल नाम से। तो आजकल इसी पे काम चल रहा है हम लोगों का और एक तरह से हमारा भी आत्मनिर्भर ही हो रहा है इस कोरोना काल में। विशाल मुखी के इस प्रयास पर कारपोरेट जगत और व्यावसायिक गतिविधियों में जुड़े लोगों ने भी तारीफ की। कोविड-19 एक महामारी है, उससे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है और उसके डाटा भी आए हैं, वो आपने देखे होंगे। उससे लड़ने का मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीका है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल जैसे सरकार का तो है ही है, वो प्रमोट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बैंक के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इस तरह के विज़न या वेंचर शुरू करते हैं उन युवाओं का बड़ा योगदान है और मैं समझता हूँ जो इस तरह के युवाओं को आगे आना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये पॉजिटिविटी, यही धीरे धीरे सब चीज़ ऊपर ले जाती है और जा रही है ऊपर। तो मैं इसको एक बहुत ही अच्छे कदम तौर देखता हूँ और ये 2 वे ट्रैफिक है। सरकार मदद कर रही है और युवा भी आगे आ रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में मैं इस होटल पे आता हूँ दोपहर के टाइम पे लंच करने या शाम के टाइम पे जो भी है, सुबह में आ जाता हूँ, ब्रेकफास्ट यहाँ पे करता हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे करना सब कुछ, लंच करना या डिनर करना सब कुछ सेफ़ है और इनका जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी इनका प्रोग्राम है यहाँ का बहुत साफ़ सफाई से है।
विशालमुखी का यह प्रयास छोटा हो सकता है, लेकिन किसी बड़े लक्ष्य की बुनियाद भी है। विशालमुखी का यह प्रयास पटकथा की प्रस्तावना भर है। यह प्रयास ज्यों-ज्यों भारत के युवाओं की ओर से आगे बढ़ेगा, देश के युवाओं की तस्वीर बदलेगी, भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलेगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की औपचारिकताओं के क्रम में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड की बैठक में आज राम मंदिर का नक्शा पास कर दिया गया। 2,74,110 वर्ग मीटर का लेआउट व लगभग 13,000 वर्ग मीटर का राम मंदिर का नक्शा पास किया गया है। हालांकि विकास शुल्क को लेकर अभी कैलकुलेशन जारी है। बैठक आज 11 बजे शुरू हुई, जिसमें विकास प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष कमिश्नर MP अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला, पदेन सदस्य DM अनुज झा व अन्य सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें राम मंदिर के लेआउट व नक्शा पेश किया गया। इस पर मंथन के बाद सर्वसम्मति से नक्शा पास कर दिया गया। 25 एकड़ क्षेत्रफल में नक्शे के स्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष को होता है, लेकिन इसके ऊपर का अधिकार बोर्ड में ही पास कर सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के लेआउट व नक्शे के साथ साथ कई विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दाखिल किया था। मानचित्र स्वीकृति के बाद अब ट्रस्ट को विकास शुल्क, अनुरक्षण शुल्क व पर्यवेक्षण शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। अयोध्या का ये पहला मौका है कि जब मानचित्र स्वीकृति के लिए इतनी बड़ी धनराशि जमा होगी। बोर्ड की बैठक के दौरान ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के दूसरे कमरे में राज्य सरकार से नामित अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के OSD अशोक सिंह व ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। आज की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शे प्रस्तुत किए गए। 2 तरह का नक्शा प्रस्तुत किया। एक तो लेआउट था, जो कि 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था, और एक था मंदिर का नक्शा, जो कि टोटल कवर्ड एरिया उसका था 12,879 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों नक्शे आज यहाँ पे सर्वसम्मति से पास किए गए बोर्ड की मीटिंग में, और इनको नक्शा, इसका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का, वो कैलकुलेट करने के बाद उनको नक्शा सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शनिवार को लॉकडाउन हटाए जाने के फैसले का व्यापारियों और कारोबारियों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से उनको बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने आज कहा कि वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन करेंगे। लखनऊ के व्यापारियों का कहना है कि बाजार में किसी भी ग्राहक को बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार को भी बाजार खुलने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और व्यापार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक संकट झेल रहे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। और शनिवार से लॉकडाउन खुलने से अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दुकानदार जो है, जब अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, वो ऊपर उठेगी। सनिश्चित लॉकडाउन लगा था, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते थे, खर्चे वैसे वैसे ही, कमाई कुछ होती नहीं थी, घाटा ही घाटा चल रहा। सब खुलेगा तो कम से कम काम बढ़ेगा। सरकार के द्वारा जो शनिवार को लॉकडाउन हटाया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं, और हम दुकानदार सभी भाई बंधु अपने कस्टमरों से ये चाहेंगे कि सब लोग मास्क लगा कर आवें। और सरकार ने बहुत अच्छा किया है जो पूरे 6 दिन के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि ये व्यापारियों के बहुत हित में है। जिस तरह से व्यापार दिनों दिन नीचे गया है, इन 3 महीनों, 4 महीने, पिछले 4-5 महीने से हमने व्यापार में जो नीचे का वो देखा है, ये बहुत अच्छा कदम है। और हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द स्कूल भी खोलें, जिससे हम स्टेशनरी के व्यापारियों के लिए एक हमें रोजी रोटी का साधन हो सके। कुपोषण से लड़ी जा रही जंग में शामली जिले के 35 गांव सुपोषित हुए हैं। गत वर्षों के मुकाबले में कुपोषित की संख्या कम हुई है। कुपोषण से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, बुद्धि का विकास रुकता है, निमोनिया, डायरिया समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। जिले में 985 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन पर जन्म से 5 साल तक के बच्चों का वजन करने और कुपोषण की पहचान की जाती है। 5 साल तक के कुल बच्चों की संख्या 90,403 है। जिला शामली में 35 गांवों को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लक्ष्य के ये सभी गांव सुपोषित हुए हैं। फिलहाल कोरोना काल में गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं। हालांकि पुष्टाहार का वितरण समय पर किया जा रहा है। हफ्ते में 2 दिन टीकाकरण होता है और टीकाकरण के लिए आने वाले बच्चों का वजन लिया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बाल विकास के 7 अन्य विभागों के संयुक्त प्रयास से जिले में कुल अति पोषित और कुपोषित बच्चों में कमी आई है।
जनपद में 35 ग्राम को चिन्हित किया गया था जो कि सुपोषित घोषित हो गए हैं। उसमें हमारे 353 कुपोषित बच्चे थे जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ग्राम प्रधान और कन्वर्जेंस के जो डिपार्टमेंट हैं, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी या मनरेगा श्रम, इस तरीके से इन स्वास्थ्य विभाग है, एनएम है, इन लोगों के सहयोग से हमारे 353 जो है वो बच्चे सुपोषित हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। तो हमारी यही योजना भी है कि जैसे अभी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा, तो हम लोग एक योजना बना करके ऐसे सारे बच्चों को चिन्हित करेंगे। उसमें से सारे बच्चों को चिन्हित करने के बाद उनका संदर्भन करेंगे, उनका इलाज कराएंगे और उनको सुपोषित करने की तरह प्रयास करेंगे कि जैसे उनको डायरिया ना हो, निमोनिया ना हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो उसका चिकित्सीय इलाज होगा और उनको जो है हम लोग स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करने के लिए और सुपोषित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने के अंत में मन की बात में खिलौनों का जिक्र किया था कि अपने देश में बने हुए खिलौनों के जरिए बच्चों को खेलना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कश्मीरी गंज पुजवा पूरा मोहल्ला ही लकड़ी का खिलौना आज सदियों से बनाता है और ये खिलौने अपने आप में उत्कृष्ट लकड़ी की कारीगरी के बहुत ही अच्छे नमूने हैं। खिलौने के निर्यातक गोदावरी सिंह ने कहा कि इस मोहल्ले के लोगों का लकड़ी के खिलौने बनाने का पुश्तैनी धंधा भी है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में इन खिलौनों का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में खिलौनों को प्रोत्साहन स्वरूप कही गई बातों से कश्मीरी गंज के लोग बहुत खुश हैं। जो प्रधानमंत्री जो कहा मन की बात में बहुत सराहनीय कार्य है। ये काम जो है अगर ये हो जाता है, ये लकड़ी खिलौना जो है इसका ये आगे बढ़ने की संभावना है, इस उद्योग का भला होगा। मेरा नाम राहत सिंह है और मैंने MBA किया हुआ है। मुझे ये काम करना, ये मेरा पुश्तैनी काम है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये काम। तो ये जब हम लोगों ने सुना मन की बात उनकी, तो उन्होंने वाराणसी और चन्नापट्टनम का जिक्र किया था लकड़ी खिलौने का, तो जिसमें हम लोग को खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लिया कि यहाँ भी लकड़ी खिलौने बड़ी मात्रा में बनते हैं जो कि देश विदेश में भी प्रचलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव रखने के संकेत देते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरह देश के खिलौना उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उससे एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के खिलौने के लिए चयनित जनपद चित्रकूट के कारीगरों व व्यापारियों में काफी खुशी देखने को मिली। शिल्प गुरु का राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके स्वर्गीय गोरेलाल के पुत्र बलराम राजपूत, खिलौना व्यापारी धीरज कुमार एवं अजय सिंह का कहना है कि निश्चित ही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मंत्र के अमल में आने से जिले में मृत पड़े लकड़ी के खिलौने के व्यवसाय को संजीवनी मिलेगी। उन्होंने बताया कि योगी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद में जिले के लकड़ी के खिलौनों को शामिल करने से विलुप्त हो रहा व्यवसाय पुनः पटरी पर आ रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा चीन से आयात को बंद करने से निश्चित ही व्यापार को गति मिलेगी, जिससे हम लोगों में उत्साह बढ़ा है। हम और बेहतर उत्पाद बनाकर पुनः देश विदेश में अपनी पहचान बनाने के साथ ही अपने उत्पाद को निर्यात भी कर सकेंगे। ये गली है जो पूरी पहले मेन रोड थी, यहाँ हर घर में काम होता था, कम से कम यहाँ 1000 परिवार जुड़े हुए थे, जो कि धीरे धीरे अब हट चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ODOP योजना लाई है उससे कुछ लोग फिर वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे काम पटरी पे आ रहा है। फिर मोदी जी ने जो अभी मन की बात में घोषणा की है, इसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी उत्साहित हुए हम लोग कि हम लोग अपना काम और बढ़ाएँ। अब धीरे धीरे करके हम काफ़ी परिवार, 400 परिवार लगभग फिर वापस आ चुके हैं। मोदी जी ने कहा कि देखिए खिलौनों के बारे में तो इससे काफ़ी आशा लग रही है कि खिलौनों उद्योग फिर से एक बार जो है उतने कगार पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो लकड़ी के खिलौना उद्योग पे बोला, उससे हम कारीगरों में एक विशेष प्रकार का उत्साह जागृत हुआ है। वैसे हमारी प्रदेश सरकार ने हमारे खिलौने उद्योग के लिए चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लकड़ी खिलौना उत्पाद को लिया, तो उससे हम कारीगरों को तो विकास के लिए रास्ते खुल ही रहे थे, परंतु मोदी जी के खिलौनों पर स्पेशली बोलने से हमको स्वयं ऊर्जा का आभास होने लगा कि इसमें हम और अच्छे बेहतर तरीके से काम करें। और आइए बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। आने वाले कुछ दिन प्रदेश में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि आने वाले हफ्ते में प्रदेश भर में बारिश होती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस बार का मानसून प्रदेश में सामान्य रहा है और खेती किसानी के लिए बारिश का मौसम अच्छा रहा है।
उन्होंने बताया कि मानसून की टर्क लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नदियां उफान पर हैं वो आने वाले दिनों में उनके जल स्तर में कमी आएगी। अभी ये जो बारिश हो रही है ये इसका मुख्य कारण है कि जो मानसून की ट्रफ लाइन है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, तो ये इसके कारण जो है बरसात है, और ये जो बरसात अभी आगे होगी वो इसी के प्रभाव से होगी। कभी कभी क्या होता है कि मानसून पानी ही नहीं 15 दिन 20 दिन तक बरसता, उससे जो है फसल सूखने लगती है। तो ये इस बार के मानसून में ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए किसानों के लिए ये मानसून काफ़ी अच्छा रहा। और वहीं राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 14 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर के 569 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 384 शरणार्थियों की स्थापना की गई है। श्री गोयल ने बताया कि प्रभावित जनपदों में सर्च और एवं रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ की 10 टीमें, एसडीआरएफ की 60 टीमें, पीएससी की 9 टीमें लगाई गई हैं। खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियां वर्तमान में गंगा नदी बलिया में गायघाट में खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं सरयू नदी बलिया के तुर्ती पार में खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है। ये मुख्यतः जनपद बहराइच और गोरखपुर में परिलक्षित हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के 14 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर के 569 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से 257 गांव मरूंड अथवा जलमग्न हैं। यह संख्या कल के सापेक्ष 75 गांव कम प्रभावित हुए हैं और मरूंड गांव की संख्या में 43 गांव की संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं उनकी स्थिति में भी सुधार रिपोर्ट हुआ है। वर्तमान में गंगा नदी बलिया में गायघाट पर अपने खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इसी प्रकार सरयू तुर्ती पार बलिया में ही अपने खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर बहना सूचित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जैसा कि अपर मुख्य सचिव गृह महोदय ने भी बताया है, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्हें निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए तथा लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा तथा वैक्सीन की उचित व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे गांव जिनमें बाढ़ का पानी उतर गया है और जहां पे कई प्रकार की दिक्कतों की संभावना रहती है स्वास्थ्य के हिसाब से, उसमें भी दवाइयों का छिड़काव किया जाए, साफ सफाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। प्रदेश के जनपद फतेहपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा के आसपास के गांवों में कटान तेज हो गया है, जिसके कारण गंगा के किनारे बसे शिवराजपुर व उसके आसपास के गांवों में किसानों की सैकड़ों बीघा फसल गंगा नदी की धारा में जलमग्न हो गई है। गंगा के कटान के कारण आसपास के ग्रामीण गांव को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए एसडीएम आशीष कुमार ने बताया कि शिवराजपुर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया, साथ ही बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। आपातकाल की स्थिति में सभी ग्रामीणों को शासन द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। 6 बीघा हमारी गई है और नुकसान बहुत हो गया है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है और हम लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और कहीं ऐसी जगह सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए कि हम लोग जो है सुरक्षित रह सके। जल स्तर लगातार। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने और कर्मयोगी योजना को दी गई मंजूरी। लोकसभा का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में किए गए हैं कई खास इंतजाम। इस बार संसद सत्र में नहीं होगा कोई साप्ताहिक अवकाश और न ही प्रश्नकाल।
अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टेस्टिंग पर दिया जोर। कहा प्रतिदिन 1,50,000 टेस्टिंग किए जाएं। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। सरकार पहले ही टिकटॉक समेत सैकड़ों ऐप कर चुकी है प्रतिबंधित। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।